साल था 2014। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने सबसे बड़े बदलाव से गुजर रही थी। ये वो टाइम था जब इंडस्ट्री 100 करोड़ क्लब के आंकड़ों से निकलकर ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। उस टाइम हिंदी फिल्मों की सक्सेस का पैमाना मसाला कमर्शियल फिल्मों से शिफ्ट होकर हाई बजट और बेटर प्रोडक्शन वैल्यू वाली फिल्मों की ओर बढ़ रहा था। उस समय तक सबसे बड़ी फिल्म पीके ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए इंडिया में 440 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। उस टाइम फिल्मों पर लगातार बजट बढ़ाया जा रहा था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आने वाले टाइम की आहट को पहले ही परख लिया था। इंडस्ट्री फिल्मों के बजट को तो बढ़ा रही थी, लेकिन उस टाइम भी देश की सबसे बड़ी फिल्म रोबोट 150 करोड़ में बनी थी और वो एक साउथ इंडियन फिल्म थी। उसको देखते हुए 2011 में रावण, 2013 में धूम 3 और 2014 में बैंग बैंग जैसी फिल्मों पर बड़ा पैसा लगाया गया था। बड़े सेट्स, बड़े स्टार कास्ट, फॉरेन लोकेशंस और टॉप क्लास एक्शन सीक्वेंसेस पर रिलाई करते हुए ये प्रोड्यूसर्स के लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन रहे थे। लेकिन फिर एक फिल्म ने पूरा गेम ही बदल दिया। नाम था बाहुबली। एस राजा मौली की बाहुबली ने वो स्टैंडर्ड सेट किए जिसे आज भी कोई फिल्म रेप्लिकेट नहीं कर पाई है। डिफरेंट रीजनल इंडस्ट्रीज ने बाहुबली का फॉर्मूला रिपीट करने की बहुत कोशिशें की और यहाँ तक कि खुद तमिल इंडस्ट्री ने थलपति विजय के साथ पुली नाम की एक फिल्म भी बना डाली जो पूरी तरीके से फ्लॉप हुई। बाहुबली ने इंडियन फिल्मों को देखने का एक बड़ा कैनवस बनाया। जहां बाहुबली फ्रेंचाइज का इनिशियल बजट 180 करोड़ था, वो पहले पार्ट की सक्सेस के बाद 250 करोड़ तक पहुंच गया। यानी उस समय देश की सबसे बड़ी फिल्म रोबोट से 100 करोड़ ज्यादा। इसी फिल्म ने हमको प्रभास जैसा इंडिया का पहला पैन इंडिया सुपरस्टार दिया, जिसकी कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक पहचान बन गई थी। इसी फिल्म से एस राजामौली जैसा नाम उभरा और देश को अपनी पहली 1000 करोड़ कमाने वाली फिल्म मिल गई। अब साउथ इंडस्ट्री को लेकर लोगों की सोच में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगा। बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री इतने बैकफुट पे क्यों है? इसकी फिल्मों में कोई कनेक्टिविटी नहीं हो रही है ऑडियंस से। साउथ की फिल्में डब होती हैं, उन हीरोज को हम जानते भी नहीं हैं। नॉर्थ इंडिया में उनकी पिक्चरें जो हैं कोई 600 करोड़ कर रही है, कोई 700 करोड़ कर रही है। और हमारी भी एक आध जो फिल्में यहाँ चली हैं वो भी डायरेक्ट की हुई है साउथ वालों की। वो फिल्में जो कभी सेट मैक्स पर डब्ड वर्जन में आती थी, अब उनकी फ्रीक्वेंसी हर मूवी चैनल पर बढ़ने लगी थी। इसने सिर्फ थिएटर मूवीज का ही मॉडल नहीं बदला, बल्कि इंडियन टेलीविजन के बिजनेस मॉडल को भी बदल कर रख दिया। सोनी मैक्स और सोनी वाह जैसे चैनल्स ने दिल से साउथ जैसे कैंपेन चलाए ताकि उनकी साउथ इंडियन फिल्मों का एडवर्टीजमेंट हो सके। जी नेटवर्क ने पेन इंडिया और जयंतीलाल गड़ा के साथ एक लंबी पार्टनरशिप की और नॉन प्राइम टाइम स्लॉट में चलने वाली वो साउथ फिल्में जो सिर्फ फिलर्स की तरह इस्तेमाल होती थी, उनको प्राइम टाइम पर टेलीकास्ट करना शुरू कर दिया। इसको उन्होंने प्राइम टाइम ब्लॉकबस्टर इवेंट का नाम दिया। स्टार गोल्ड, जो कभी ट्रेडिशनल बॉलीवुड मूवीज प्रीमियर करने के लिए जाना जाता था, उसने अपने साउथ इंडियन फिल्म्स की लाइब्रेरी बढ़ाने के लिए और सोनी की बढ़ती टीआरपी से कम्पीट करने के लिए साउथ फिल्मों का एक्विजिशन करना शुरू कर दिया। ऐसे ही 2017 आते आते साउथ इंडियन फिल्मों ने यूटीवी एक्शन के प्रोग्रामिंग शेड्यूल का 35 से 40% हिस्सा खुद को बना लिया था। इसके 3 सबसे बड़े रीजंस थे। पहला तो सस्टेनेबिलिटी, जहां कोई भी बॉलीवुड फिल्म 2 या 3 बार एयर होने पर अपना व्यूअरशिप गिरा लेती थी, वहीं साउथ इंडियन फिल्मों के लिए 5 से 10 रिपीट टेलीकास्ट के बाद भी अच्छी टीआरपी आ जाती थी। दूसरा कारण था कॉस्ट एफिशिएंसी, जहां इन साउथ फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स ए-लिस्टर बॉलीवुड मूवीज से काफी सस्ती होती थी। हालांकि बाहुबली के बाद से इस कॉस्ट में अब बहुत बड़ी उछाल आ चुकी है। वहीं तीसरा कारण था मास अपील, जहां टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में हीरो सेंट्रिक इन साउथ इंडियन फिल्मों की मास अपील किसी भी बॉलीवुड फिल्म से ज्यादा थी। वहीं उस समय बॉलीवुड फिल्में ज्यादातर अर्बन सेंट्रिक थीम्स पर ही फिल्में बनाने लगा था। वहीं से उस टीआरपी में भी बड़ा डिप देखा गया। अब इसका नतीजा क्या हुआ पता है? सोनी मैक्स पहला हिंदी मूवी चैनल बन गया जिसने 60:40 में साउथ इंडियन फिल्मों को दिखाना शुरू कर दिया। यानी अगर उनके चैनल पर 100 फिल्में चलती थी तो उसमें से 60 फिल्में साउथ की होती थी। जी सिनेमा ने रिपोर्ट किया कि साउथ इंडियन फिल्में उनकी टॉप 5 वीकली प्रोग्राम्स में लगातार जगह बना रही थी। कई सारे लोकल केबल चैनल्स तो प्रॉफिट के इतने भूखे हो चुके थे कि उन्होंने 100% कंटेंट टेलीकास्ट सिर्फ साउथ की फिल्मों का शुरू कर दिया। इसका सबसे बुरा असर पता है किस पर पड़ा? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड पर। आम लोगों को यह पता चलने लगा कि जिस वांटेड, राउडी राठौड़, गजनी, बॉडीगार्ड और रेडी जैसी फिल्मों को उन्होंने थिएटर जाकर हिट कराया था, दरअसल वो तो एक साउथ इंडियन फिल्म की रीमेक थी। साल 2008 में आई गजनी से रीमेक का वो ट्रेंड 2019 तक अपने पीक में था और 2023 तक कई सारी फिल्में अंडर प्रोडक्शन में आ चुकी थी। साल भर में रिलीज होने वाली बड़ी फिल्मों में से लगभग 20 to 30% फिल्में साउथ की रीमेक या उनसे इंस्पायर्ड होती थी।
सलमान खान और अक्षय कुमार इस ट्रेंड के सबसे बड़े चेहरे थे। अब ऐसा नहीं है कि ये रीमेक फिल्मों ने रिटर्न नहीं दिया, इनका सक्सेस रेट काफी ऊंचा था। करीब 60 से 70% फिल्में सक्सेस पा जा रही थी और इसका कारण ये था कि इन फिल्मों की कहानी पहले ही साउथ में परखी जा चुकी होती थी, जिससे प्रोड्यूसर्स के लिए रिस्क कम हो जाता था। आज के दौर में भले ही RRR या पुष्पा जैसी फिल्मों का बोलबाला हो, लेकिन 2014 से पहले की कंडीशन काफी अलग थी। एक तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार और मेकर्स साउथ की फिल्मों को लाउड और ओवर द टॉप कहकर मजाक उड़ाते थे। अक्सर साउथ इंडियन आर्टिस्ट के बोलने के तरीके या उनके एक्शन सीन्स में फ्लाइंग कार्स और फिजिक्स के रूल्स को लेकर मजाक किया जाता था। वहीं एक रीजनल वर्सेस नेशनल कंटेंट का भी घमंड कई लोगों में था। बॉलीवुड खुद को नेशनल सिनेमा और साउथ को रीजनल मानकर एक सुपीरियोरिटी की सोच रखता था। साउथ के बड़े सुपरस्टार्स जैसे रजनीकांत या कमल हसन की रिस्पेक्ट तो थी, लेकिन बाकी इंडस्ट्री को अक्सर मेन स्ट्रीम से अलग समझा जाता था। उधर उस समय हिंदी चैनलों जैसे सेट मैक्स पर डब होकर आने वाली साउथ फिल्मों को बी ग्रेड कंटेंट की तरह देखा जाता था, जबकि असल में वही फिल्में बाद में बॉलीवुड के लिए रीमेक का जरिया बनी। अब सोचिए कि बाहुबली ने कितने ऐसे स्टीरियोटाइप्स को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। 2015 में बाहुबली द बिगनिंग आने के बाद ये पूरा नजरिया बदल गया। जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पहले साउथ की फिल्मों को कमतर आंकता था, वही अब उनके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए लाइन में खड़ा नजर आने लगा। अरे लाइन छोड़िए, बड़े से बड़े एक्टर ने साउथ में अपना कैमियो देना शुरू कर दिया। समय जब बदलता है ना दोस्त, तो सब बदल जाता है। लेकिन अब ठीक यही बात साउथ की फिल्मों पर धीरे धीरे ही सही लेकिन लागू होने लगी है। इस एक ट्रेंड ने जिस तरह से साउथ फिल्म्स की डिमांड को बढ़ाया, उसी तरह से उसका कंजम्पशन भी बढ़ने लगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तेलुगु और तमिल इंडस्ट्री ने इसका सबसे बड़ा चंक एंजॉय किया। KGF के आने के बाद इस ट्रेंड में कन्नड़ा इंडस्ट्री ने भी एंट्री मारी। उसके बाद पुष्पा जैसी फ्रेंचाइज ने तो पूरे रिकॉर्ड बुक को ही कलेक्शन के हिसाब से मटिया मेट कर दिया। मगर इसने वही एक चीज धीरे धीरे ही सही लेकिन एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया जो कभी बॉलीवुड फिल्मों के लिए कहा जाता था, मेंटल फटीग। और साउथ वालों का वही रहता है टिपिकल, वो आ रहा है, वो आएगा, वो जमीन फाड़ के आएगा, वो हजारों को मार देगा, तो उसको जानता है वो 100 जमीनों का मालिक है। साउथ इंडियन मूवीज का फटीग इतना बढ़ गया कि इसने इंडियन मूवी लवर्स को कहीं न कहीं परेशान करना शुरू कर दिया। इसके कई रीजंस थे। पहला ये कि ज्यादातर साउथ इंडियन फिल्में फॉर्मूला ओरिएंटेड फिल्में हुआ करती थी। बाहुबली के सक्सेस ने प्रोड्यूसर्स को इतना तो भरोसा दे दिया था कि आंख बंद करके साउथ इंडियन फिल्मों में पैसा लगाएं, एक बढ़िया रिटर्न तो आ ही जाएगा। हिंदी मार्केट में ना के बराबर प्रमोट हुए पुष्पा द राइज के 100 करोड़ करने के बाद ये बात और पक्की हो गई, जबकि उस टाइम स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी। इसके बाद प्रोड्यूसर्स ने भर भर कर इसमें पैसे लगाने शुरू किए, लेकिन साउथ इंडियन स्टाइल के बीच में कंटेंट थोड़ा फंस गया। एक पावरफुल हीरो, एक कमजोर विलेन, भारी भरकम स्लो मोशन एक्शन और वीक स्टोरी लाइन लगभग हर फिल्म में रिपीट होने लगी। जहां कहानी कुछ भी हो, थीम एक जैसी ही रहती। इसके बाद से एक दिक्कत उन डायरेक्टर्स को भी आने लगी जिनके ऊपर एक पैन इंडिया मूवी बनाने का लालच या प्रेशर रहता था। उस वजह से वो कई सारे डायरेक्टर्स या यूं कहूं कि लगभग हर डायरेक्टर उन चीजों को फिल्म में लाने की कोशिश करने लगा जो पैन इंडिया अपील करे। जिस प्रॉफिट ने साउथ इंडियन मूवीज को मेन स्ट्रीम ट्रेंड बनाया, अब वही प्रॉफिट कमाने का लालच उनके कंटेंट में नजर आने लगा था। ऐसा नहीं था कि साउथ ने कुछ हटकर फिल्में नहीं दी, लेकिन एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर और एक एक्टर की पैन इंडिया अपील को कैश इन करने के चक्कर में स्टोरी कमजोर पड़ने लगी, जो कभी साउथ फिल्मों की ताकत हुआ करती थी। वो प्रभास जिसने बाहुबली के बाद से इंडियाज फर्स्ट पैन इंडिया सुपरस्टार का खिताब पाया था, उसकी फिल्में पहले एवरेज, फिर ठीक ठाक, फिर खराब और फिर बहुत खराब होने लगी। आदि पुरुष और रिसेंटली रिलीज हुई द राजा साहब वो बड़े प्रीमियम एग्जाम्पल हैं कि प्रभास ने अपने बाहुबली ऑरा के साथ क्या कर लिया है। ये बदला हुआ ट्रेंड इंडियन मूवी इंडस्ट्री में भी देखा जाने लगा। 2024 तक हिंदी मार्केट्स में साउथ इंडियन फिल्मों की जो हिस्सेदारी 31.2% थी, वही 2025 में गिरकर सिर्फ 7.1% रह गई। लेकिन ऑडियंस की दिक्कत ये थी कि हिंदी सिनेमा अभी भी सिर्फ गिने चुने ऐसे कंटेंट दे रहा था जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा था। साउथ फिल्मों को लेकर जो इमेज लोगों में बनी थी वो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। हिंदी मार्केट में रीमेक की आंधी अभी बंद नहीं हुई थी। बस जिन साउथ की फिल्मों का पहले वो रीमेक किया करते थे, अब वही कोरिया और स्पेनिश फिल्मों के साथ होने लगा था। इसके बाद बॉलीवुड के पास अपना स्पाई यूनिवर्स बचा था, जहां पठान ने एंट्री मारी और देश की पहली ऐसी हिंदी फिल्म दे डाली जिसने 1000 करोड़ के
कमाई कर डाली। 4 साल बाद बड़ी स्क्रीन पर वापसी करने वाली शाहरुख खान का वही क्रेज जवान में भी दिखा और उसका भी कलेक्शन 1000 करोड़ पार कर गया। शाहरुख की तीसरी फिल्म डंकी की एवरेज रिव्यू होने के बाद भी फिल्म ने 500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और शाहरुख खान ने 1 साल के अंदर ही इंसेनली 2500 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करके इंडस्ट्री को दे दिया। लेकिन बाकी दोनों खान यानी सलमान और आमिर के साथ ठीक इसके उल्टा था। वहीं दूसरी तरफ इवेंट फिल्मों को छोड़ दें तो साउथ की फिल्में भी कंटेंट के मामले में कुछ नया नहीं दे रही थी। ऑडियंस का फटीग बढ़ता जा रहा था। बॉलीवुड ने सोचा कि अपने स्पाई यूनिवर्स की किस्मत को फिर से आजमाते हैं और उन्होंने टाइगर फ्रेंचाइज की अगली फिल्म सलमान भाई के साथ बना डाली। लेकिन अपनी आईपी के हिसाब से उसने भी उस लेवल का प्रॉफिट हिंदी मूवीज को बनाकर नहीं दिया। आरआरआर से पैन इंडिया फेमस हुए जूनियर एनटीआर को साइन करके वॉर 2 निकाली गई और उसकी तो जितनी कम बात की जाए वो ज्यादा ही बात हो जाएगी। लेकिन फिर आया साल 2025, दिसंबर का वो महीना जब वक्त ने फिर से करवट लिया। एक फिल्म थिएटर में लगी, नाम था धुरंधर। सिर्फ एक फिल्म नहीं थी बल्कि बॉलीवुड के लिए एक वेकअप कॉल था जिसने अच्छों की नींद तोड़ दी। उनकी भी जो साउथ में बैठकर एक ही तरह की फिल्मों को अलग अलग तरह से पैकेज करने की ताक में बैठे थे। आसान शब्दों में कहें तो इसने वही काम किया जो कभी बाहुबली ने किया था। बस फर्क इतना है कि बाहुबली ने साउथ का झंडा नॉर्थ में गाड़ा था और धुरंधर ने हिंदी सिनेमा की सोई हुई सोल को जगा दिया था। इसे हम 3 बड़े बदलावों से समझ सकते हैं। पिछले कुछ सालों से साउथ की फिल्मों ने हिंदी ऑडियंस को याद डाल दी थी कि फिल्म मतलब बड़ा स्टार, स्लो मोशन एंट्री और लार्जर देन लाइफ एक्शन। लेकिन धुरंधर ने दिखाया कि कहानी ही असली किंग है। ऑडियंस अब पैन इंडिया के नाम पर कुछ भी नहीं देखने वाली। इसने इंडियन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी एक बड़ा सबक दिया। उनको ये पता चल चुका था कि पठान, जवान और डंकी की सक्सेस बॉलीवुड के हिंदी ओरिएंटेड मूवीज की सक्सेस नहीं थी, बल्कि वो शाहरुख खान की मास अपील, उनके स्टारडम की जीत थी। धुरंधर जैसी फिल्म बिना किसी साउथ डबिंग के सिर्फ अपनी कहानी के दम पर 1000 करोड़ कमा गई। इससे प्रोड्यूसर्स के बीच में एक मैसेज गया कि अगर ऐसी फिल्म 1000 करोड़ कमा सकती है तो उसका मतलब है कि ऑडियंस अब क्वालिटी मांग रही है, सिर्फ शोर शराबे से काम नहीं चलेगा। इसने बॉलीवुड के रीमेक वाली बीमारी पर भी सबसे बड़ा अटैक किया है। धुरंधर की ओरिजिनलिटी ने ही ये साबित कर दिया कि अपनी जमीन की कहानियों में ज्यादा दम होता है। धुरंधर की सफलता ने आने वाली फिल्मों जैसे स्पिरिट या रामायण के लिए रास्ता साफ कर दिया है। इसने प्रोड्यूसर्स के बीच में बजट का डर भी खत्म कर दिया है। अब प्रोड्यूसर्स को पता है कि अगर फिल्म अच्छी है तो केवल हिंदी बेल्ट से ही 800 से 900 करोड़ कमाए जा सकते हैं। अब हमें साउथ के कलेक्शन पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के बाद अब डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स राइटर्स को ज्यादा पैसा और टाइम दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि बिना अच्छे स्क्रिप्ट के 500 करोड़ का बजट भी मिट्टी है। इसका असर आपको यश की टॉक्सिक के फर्स्ट लुक पे मिले मिक्स्ड रिएक्शन से समझ आ ही रहा होगा, जहां कई लोगों ने यहां तक कहा है कि यश से केजीएफ वाला रॉकी भाई निकल ही नहीं रहा है। लोग ये समझ रहे हैं कि पैकेट अलग हो रहे हैं लेकिन माल वही बेचा जा रहा है। इसके साथ ही धुरंधर ने फिल्म बनाने का नया तरीका दिया, जहां सिर्फ वीएफएक्स और एक्शन पे रिलाई नहीं किया गया बल्कि इमोशंस, विजुअल्स और नैरेटिव को हिट किया गया। इसने टेक्निक के सही इस्तेमाल का तरीका बताया है। फिल्म ने सिखाया कि वीएफएक्स सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मेकअप आर्टिस्ट से लेकर कोरियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफी, म्यूजिक, डायरेक्टर, राइटर और यहाँ तक कि अपने टैलेंट को कॉन्फिडेंस देने के मामले में भी धुरंधर ने एक बड़ा मैसेज दिया है। सोचिए कि इस फिल्म के आने से पहले रणवीर सिंह के पास एक भी बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं थी। ले देकर एक डॉन की फ्रेंचाइजी थी जिसको शाहरुख खान ने छोड़ दिया था। उसके जैसे कितने एक्टर्स का इस फिल्म की सक्सेस ने कॉन्फिडेंस बढ़ाया है कि आपको सिर्फ एक फिल्म चाहिए अपनी किस्मत पलटने के लिए। इतना कि रणवीर सिंह ने इस फिल्म के बाद डॉन फ्रेंचाइजी को ही छोड़ दिया। एक भयंकर वाला सिनेमा किसी के साथ क्या कर सकता है, धुरंधर उसका प्राइम एग्जांपल है। जहां साउथ की फिल्में अक्सर सुपर ह्यूमन जैसा एहसास कराती हैं, धुरंधर ने किरदारों को इंसान बनाए रखा जिनसे ऑडियंस खुद को जोड़ सके। एज अ डायरेक्टर आदित्य धर ने जो नुआंसेस इस फिल्म में दिखाए हैं वो काफी यूनिक थे। फिल्म का हर मेन कैरेक्टर ना जाने कितनी बार फोर्थ वॉल पूरी फिल्म के अंदर ब्रेक करता है, जैसे वो हमसे ही बात कर रहा हो, मैसेज हमें ही दिया जा रहा हो। अब ये कोई नई टेक्निक नहीं है, इससे पहले भी हमने कई फिल्मों में ये टेक्निक देखी हुई है, लेकिन धुरंधर ने उसको सही तरीके से किया और वही इम्पैक्ट हमको नजर आता है। बाहुबली से लेकर धुरंधर तक की कहानी हमको एक बात सिखाती है, आर्ट ऑलवेज विंस। अगर आपका आर्ट बढ़िया है तो आज नहीं तो कल आपके बनाए कंटेंट को उसका ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगा। किसी एक ट्रेंड को फॉलो करने वाली फिल्में वहीं तक सरवाइव करती हैं जहां तक वो ट्रेंड सरवाइव करता है। सो वेल गाइस, ये था मेरा वीडियो जहां मैंने अपने थॉट्स आपके साथ शेयर किए। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट में प्लीज शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।